से सीधे अब तक हम पहुंचा रहे हैं, जहां तस्वीरों में आपको सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदम्बरम, केसी वेणुगोपाल, तमाम वरिष्ठ नेता कांग्रेस के नजर आ रहे हैं। जैसा कि जमीर ने बताया कि इस बार अपने इस मैनिफेस्टो में 5 न्याय 25 गारंटी की बात कांग्रेस की तरफ से कही गई है, जिसमें फोकस रहने वाला है अलग अलग वर्गों पर, खासतौर पर युवाओं, नारी और इसके अलावा किसानों पर भी कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो में खास तौर पर फोकस रहने वाला है। जी हां, तो 5 अहम पॉइंटर्स हैं दरअसल कांग्रेस के घोषणा पत्र के, जो अभी तक हमें जानकारी मिली है। थोड़ी देर में घोषणा पत्र जारी होगा और ये सारी बातें साफ हो जाएंगी। युवा न्याय पर फोकस कर रही है कांग्रेस पार्टी, नारी न्याय पर, किसान न्याय पर, श्रमिक न्याय पर और हिस्सेदारी न्याय पर। और ये जो 5 वर्गों में बांटा गया है, इसकी 5-5 गारंटीज अलग से दी जा रही हैं, यानी टोटल 25 गारंटीज कांग्रेस पार्टी की तरफ से दी जाएगी मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में। पवन खेड़ा इस वक्त कुछ कह रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी प्रेरणा का स्रोत श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारी ऊर्जा के स्रोत श्री राहुल गांधी जी, इस न्याय पत्र को मूर्त रूप देने वाले श्री पी चिदम्बरम जी, हमारे संगठन महासचिव श्री केसी वेणुगोपाल जी, आप सबका स्वागत है। सर्वप्रथम वेणुगोपाल जी सबका स्वागत करेंगे। और कुमार विक्रांत हमारे संवाददाता इस वक्त वहीं से हमारे साथ मौजूद हैं, यानी कांग्रेस हेडक्वार्टर से। कुमार, जरा आप बताइए क्या क्या हो रहा है और ये जो 25 गारंटीज हैं, ये कब तक सामने आएंगी, इनका ऐलान कब तक मुमकिन है? देखिए, कुछ ही देर में सभी का स्वागत यहाँ पर हो गया है। केसी वेणुगोपाल ने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और जो मैनिफेस्टो कमेटी के चेयरमैन थे पी चिदम्बरम, उनका स्वागत किया है। और ये जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, इसमें 25 गारंटियां जो हैं वो उसमें शामिल होंगी और कुछ ही देर में इसको जनता के सामने रख दिया जाएगा। बिल्कुल, कुमार विक्रांत हमारे साथ बने हुए हैं। पवन खेड़ा इस वक्त मंच से बोल रहे हैं और थोड़ी देर में कांग्रेस का ये घोषणा पत्र, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, जिसमें 5 न्याय और 25 गारंटीज का जिक्र है, वो हमारे सामने होगा। युवाओं पर खासा फोकस करती नजर आ रही है कांग्रेस पार्टी। युवा न्याय की बात की गई है और बेरोजगारी के मुद्दे पर आगे बढ़ते हुए नौकरियां देने का वादा किया गया। ये देखिए, घोषणा पत्र जारी हो रहा है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पी चिदम्बरम और केसी वेणुगोपाल जारी कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो। तो न्याय पत्र नाम दिया गया है इस मैनिफेस्टो को। तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और ये देखिए तस्वीरें, घोषणा पत्र को जारी कर दिया गया है, न्याय पत्र लिखा गया है मैनिफेस्टो के फ्रंट पेज पर। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से जाहिर है कि बताया जाएगा कि वो क्या कुछ वादे हैं जो इस बार के चुनाव को लेकर कांग्रेस ने जनता से किए। जयशंकर गुप्ता जी, खासा फोकस युवाओं पर, महिलाओं पर, किसानों पर, श्रमिकों पर और जातिगत जनगणना के मुद्दे का भी जिक्र, जिसे हिस्सेदारी न्याय नाम दिया गया है। कैसे देखते हैं आप इन बातों को? राहुल गांधी लगातार अपनी न्याय यात्रा में या भारत जोड़ो यात्रा में उठाते रहे हैं, युवाओं के सवाल को लेकर, बेरोजगारी के सवाल को लेकर के, महिलाओं पर जो उत्पीड़न अत्याचार हो रहा है उसके सवाल के लेकर, किसानों पे जिस ढंग से अत्याचार हुए, लगातार वो अपने किसान कानून को वापस लेने के लिए वो लोग संघर्ष करते रहे, कितनों की जानें गई। एमएसपी के लिए अभी लगातार लड़ रहे थे, उस एमएसपी के लिए जिसके लिए हमारे प्रधानमंत्री जी खुद कहते थे कि एमएसपी की गारंटी हम देंगे, लेकिन आज तक तो उन्होंने कोई गारंटी दी नहीं। और सही बात कह रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता जो थे उस समय कि साहब, वो किसान जो जुलूस निकाल रहे थे उसके ऊपर कार से रौंद देने वाले को आपने भाजपा का टिकट दे दिया। ठीक है, एक चीज मैं कहना चाहूंगा समीर, जरूर। ठीक है, जयशंकर जी, इस वक्त लग रहा है पी चिदम्बरम, पी चिदम्बरम मंच पर आ गए, वो क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। कार्यकर्तास ऑफ द कांग्रेस, मेंबर्स ऑफ द मीडिया, आई एम थैंकफुल टू द कांग्रेस प्रेसिडेंट फॉर रिलीजिंग द कांग्रेस मैनिफेस्टो for the 2024 elections. Earlier, the draft Congress manifesto was thoroughly discussed in the
Congress Working Committee. The recommendations of the members of the Congress Working Committee were taken into consideration, and with the final approval of the Congress President, some changes were made to the draft manifesto. And what we have today is the final manifesto approved by the Congress Working Committee and the Congress President. The broad theme of the manifesto is justice. Every aspect of justice has been threatened, weakened, diminished, and in some cases denied in the last 10 years, especially in the last 5 years. Members of the media will recall that in 2019, we had warned of what is likely to happen between 2019 and 24 should the BJP come back to power. We were not soothsayers, but we were active workers on the ground who could sense what was happening in this country. I'm sorry to report that what we had predicted in 2019 has come to pass in 2024. We had said institutions will be diminished or captured. That has happened. We had said freedom will be restricted, and that has happened. We had said that the weaker sections of the people will be denied their rights and their privileges. That has happened. We had said that Parliament will be diminished. That has happened. We had said that we will inexorably move towards an autocracy. We are already described as an electoral autocracy by many, many thinkers of the world. That has happened. While we are unhappy that what we had predicted has happened, we have in this manifesto suggested bold measures to reverse the damage that has happened in the last 5 to 10 years. The overall theme of the Congress Manifesto is 3 powerful words: work, wealth, and welfare. I shan't take long. I'll explain each word in one sentence. Work means we must create jobs. If anybody had any doubt, read the report of the ILO that was released 10 to 15 days ago. The government came up with a lame defense through the chief economic advisor, but the defense only made it worse. The ILO report shows that unemployment has assumed monstrous proportions in this country. Yesterday, the media carried a report that 30% of the outgoing class in the Indian institutes of technology, the premier institutions of our country, are unemployed. They have not been placed. Jobs, jobs, jobs is a cry everywhere in India. Work encapsulates that section on work. The sections on work encapsulates what we will do to create jobs. The second is wealth. Wealth must be created before it is distributed. On the contrary, the 5 years of the Modi government shows that wages have been stagnant in this country. The average income of the bottom 50% has either remained stagnant
or diminished or decreased for the bottom percentiles. We have to create wealth, and that can only be created by growth. The UPA government delivered 8.5% growth in its first term, 2004 to 2009. And over a 10-year period, Dr. Manmohan Singh's government delivered 7.5% growth. Even the futile attempt by the BJP government to revise the figures made it 6.7%. But over the last 10 years, the average growth is only 5.8, and if you count the year that ended on 31st March, given the inflated figures, it will still be 5.9. The difference between 7.5 and 5.9 may appear to be trivial, 1.6%, but it's not a trivial difference. It is a difference that makes between a moderately slowing economy and a robust economy. So the second broad theme is wealth. We have to create wealth, which means we must have investment, capital investment, private investment, government investment, and foreign investment. Once we create jobs and once we set in motion policies that will create wealth, this country will go back to the high growth path of the UPA governments. The third section, which addresses many aspects of justice, is welfare. So work, creating wealth, which results in welfare. The welfare of whom? I have always accused the BJP government, the Modi government, is a government of the rich, by the rich, and for the rich. This government is driven only by the interests of the top 1% of this country. But we have to look at the bottom 50%. The bottom of the pyramid, the bottom 50% is as important as those who are well off. And in the bottom 50%, as we go down the ladder, the bottom 20% are extremely poor. It has been estimated that 23 crore people are still poor in this country. UPA government lifted 24 crore people out of poverty, and we promise that if the Congress or a Congress-led government comes to power in 2024, we will lift 23 crore people out of poverty in the next 10 years. That's possible, it's doable, and I conclude by saying the Congress has done it before and we can do it again. I appeal to all of you to spread the message of this manifesto to the nook and corner of this country and ask the people to vote for the hand symbol and to vote for all our allied parties throughout this country. Thank you. धन्यवाद चिदम्बरम साहब। मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से आग्रह करूंगा कि वो दो शब्द कहें। तो देखिए, कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जारी हो गया है। न्याय पत्र के नाम से कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और आर्थिक, सामाजिक, जाति जनगणना का इसमें जिक्र किया गया है। आरक्षण पर 50% का कैप हटाने का भी वादा किया गया है, जिसका जिक्र पी चिदम्बरम कर रहे थे। और अब मल्लिकार्जुन खड़गे को सुनते हैं। हमारे कांग्रेस चुनाव घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर कांग्रेस पार्टी के भूतपूर्व अध्यक्ष और हमारे चाहते नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी
और भूतपूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी और यहाँ पर पधारे हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी नेतागण और खासकर इस जो घोषणा पत्र को तैयार किए श्री पीसी चिदम्बरम जी, केसी वेणुगोपाल जी और सारे वर्किंग कमेटी के मेंबर्स, मीडिया के मेरे दोस्तों, आज मुझे ये भी याद करना है कि बाबू जगजीवन राम का जन्मदिन भी है और जो बाबू जगजीवन राम हमारे पार्टी में बहुत साल तक 1947 से लेकर 1984 तक वो इस पार्टी में रह के काम किए। फिर जो कुछ उनका कंट्रीब्यूशन था से बड़ा कंट्रीब्यूशन मिनिस्ट्री में उन्होंने किया। ऐसे दिन आज हम ये घोषणा पत्र गरीबों के लिए हम अर्पित कर रहे हैं। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2024 के लोकसभा चुनाव का घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है। इस मौके पर मैं आप सभी का स्वागत करते हुए 22 दिसंबर 2023 को जो चिदम्बरम जी की अध्यक्षता में 16 सदस्यीय कांग्रेस मैनिफेस्टो कमेटी बनी थी और 19 मार्च को CWC ने इसे मंजूरी दी थी। व्यापक जनभागीदारी और संपर्क के बाद हमारा घोषणा पत्र बना है। इसके लिए वेबसाइट आवाज भारत की बनी, जिस पर भी काफी सुझाव मिले। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। राहुल जी के नेतृत्व में चली भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 5 पिलर्स पर ध्यान केंद्रित किया गया था। यात्रा के दौरान युवा न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की घोषणा की गई थी। जहाँ कहीं भी हम गए इन न्याय की बात हमने करी थी और इसकी गारंटी भी हमने दी है। इन 5 पिलर्स में से 25 गारंटी निकलते हैं। हर 25 गारंटी ने किसी ना किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। खासकर युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा की पहली नौकरी अप्रेंटिसशिप के साथ पक्की हो जाए, ऐसी एक गारंटी हम दे रहे हैं और उसके लिए हम 1 लाख रुपए, उसके लिए हम एक अप्रेंटिसशिप कोर्स करने वालों को खर्च करेंगे और इससे ये फायदा होगा, किसी ना किसी जगह उसको पक्की नौकरी मिलेगी, क्योंकि ये स्किल डेवलपमेंट के तहत और बहुत से इंडस्ट्रीज में इनको काम मिलेगा। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे।
कोई तालियां नहीं बजा रहे, क्या बात है। गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे और किसान न्याय के तहत किसानों की कर्ज माफी और एमएसपी कानून की गारंटी भी हम देंगे। और श्रमिक न्याय, इसके तहत मनरेगा में भी 400 रुपए के न्यूनतम, कम से कम 400 रुपए मजदूरी दिया जाएगा। हिस्सेदारी न्याय में सामाजिक आर्थिक समानता के लिए हर व्यक्ति और हर वर्ग की गिनती या जातीय जनगणना होगी, जिससे सबको फायदा होगा, या किसी के फॉर्म में किसी के अगेंस्ट में ये नहीं है कि हालात को समझने के लिए ये जातीय जनगणना करेंगे, जैसा कि SC/ST की जातीय जनगणना होती है। और वैसा ही जो पिछड़े लोग हैं और भी ये अपर कास्ट में भी गरीब लोग हैं, सबकी हालत क्या है ये जानने के लिए हम जातीय जनगणना कराएंगे और इसका फायदा हर वर्ग को मिलेगा। हमारे घोषणा पत्र में संवैधानिक न्याय, कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस खंड में लोकतंत्र बचाओ, भय से मुक्ति से लेकर मीडिया, न्यायपालिका आजादी, भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम जैसे मुद्दे, कला संस्कृति जैसे विषय भी है। आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस खंड में आर्थिक नीतियों, बेरोजगारी, टैक्सेशन और टैक्स रिफॉर्म्स, ये सारी चीजें उसमें हम लाएंगे। इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ठोस काम हम करेंगे। राज्य न्याय, जस्टिस फॉर द स्टेट्स में संघीय विकास, पूर्वोत्तर भारत पर रोशनी हम डाले हैं और जहां कहीं भी फेडरल स्ट्रक्चर को धोखा होगा, हम उस वक्त अपनी आवाज उनके साथ भी उठाएंगे और जब हमारी गवर्नमेंट आएगी तो उनको बराबरी का हिस्सा देंगे, और ताकि वो पैसे के लिए तरस ना हो, चाहे वो ड्रॉट हो, फ्लड हो, डिसास्टर्स हो। इसके लिए नेचुरल डिसास्टर्स, इन सब के लिए फेडरल गवर्नमेंट को कानून के तहत जो मदद मिलना चाहिए वो हम जरूर उनको दिलाएंगे। उसी के साथ देश की प्रतीक्षा और आंतरिक सुरक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर रक्षा न्याय की भी खंड है, जिसमें विदेश नीति भी है। और विदेश नीति हमारी अब तक सफल हुई है और उसी नीति पे अगर ये लोग काम करते थे और ठीक ढंग से चलते थे, और बहुत से मुश्किल हमको आज जो आ रहे हैं वो कभी नहीं आते थे। तो इसीलिए हम अपना रक्षा न्याय का, देश की रक्षा के लिए पूरा हम काम करेंगे। आखिरी एक महत्व का बिंदु पर्यावरण न्याय भी देंगे। आप सभी से मैं अनुरोध करूंगा कि घोषणा पत्र को बारीकी से देखें, परखे, इसमें आपको भविष्य के भारत की शानदार नया तस्वीर दिखेगा और इसके लिए आप ठीक ढंग से आप काम कर सकते हो। आजादी के बाद 1951-52 में चुनावों से राजनीतिक दल घोषणा पत्र जारी करते समय बहुत से दावे करते हैं लोग, पर कांग्रेस हमेशा जमीनी हकीकत पर चलती है। 1951 में
पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हमारा जो घोषणा पत्र जारी हुआ उसका नाम था व्हाट कांग्रेस स्टैंड्स फॉर। उसका नाम था व्हाट कांग्रेस स्टैंड्स फॉर। पहले घोषणा पत्र को लेकर ये टिप्पणी की गई थी, नो एग्जॉजरेटेड क्लेम्स वेर मेड, नो एम्बिशियस प्लान्स टू entice public or deceive the electorate had been placed before them. A realistic view of what was capable of achievement and implementation alone was presented. ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में घोषणा पत्र दी थी जो रियलिस्टिक है, जो ग्राउंड लेवल पे हम कर सकते हैं, उसी के बारे में उन्होंने बोला था। किसी को फंसाने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए नहीं, हम जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये उनका कहना था। और वही आज भी हम कर रहे हैं, जो कर सकते हैं वही हम इसमें घोषणा पत्र में लिखे हैं। और बहुत से हमारे विद्वानों से भी हम बात किए हैं कि इसमें क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते, उनके सलाह के मुताबिक ही आज हमने ये सारी चीजें आपके सामने रखे हैं। ये हमारा 139 ईयर्स साल का शानदार इतिहास है। ये देश के सामाजिक आर्थिक विकास की गति को बहुत तेज करेगा। किसानों, मजदूरों और महिलाओं, युवाओं, गरीबों, वंचित तबकों के विकास के जो बंद दरवाजे हम खोलेंगे, क्योंकि एक मोदी सरकार में ये सारे दरवाजे गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए बंद है। हम जब सत्ता में आएंगे ये दरवाजे सब हम गरीबों के लिए खोल देंगे, उनका विकास करेंगे, ये हमारी प्रतिज्ञा है। डॉक्टर मोदी जी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली हमारी यूपीए सरकार की बहुत आलोचना करते हैं, लेकिन उस 10 साल में हमने मनरेगा, राइट टू एजुकेशन, आरटीआई, खाद्य सुरक्षा, वनाधिकार, भूमि अधिग्रहण कानून और रेहड़ी पटरी वालों की अधिकार समेत कई कदम हमने उठाया है। और उसकी जो कर्ता धर्ता है श्रीमती सोनिया गांधी जी यहाँ पर मौजूद है। उन्होंने बारीकी से इन मनरेगा को और खास करके फूड सिक्योरिटी को बहुत लड़ा, क्योंकि मुझे मालूम है, सब चीज़ मैं यहाँ पर नहीं कह सकता कि उन्होंने इतने ये 2-3 प्रोग्राम के लिए बहुत गुस्से में रहते थे। जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होता तब तक वो खामोश नहीं बैठे और कैबिनेट के लोगों को बोलते रहे थे कि ये क्या हुआ। जब हुआ तब वो भी खुशी मना लिए और हम भी लोग बोले कि भाई ठीक हो गया। और जब बाहर इसका गया कि जो ये मनरेगा का, फूड सिक्योरिटी का और कंपलसरी एजुकेशन का ये जो संदेश बाहर गया, तब लोग सभी खुश होने लगे, सभी बोलने लगे ये बहुत अच्छा यूपीए गवर्नमेंट ने किया, सोनिया गांधी जी ने किया। ये बात बाहर आ गई। इसीलिए ये हमारा जो पहले से गरीबों के लिए वायदे थे वो हम पूरे करेंगे। मोदी जी 10 सालों में इसके मुकाबले का एक काम भी नहीं कर सके। आप बताइए कौन सी ऐसी बड़ी फैक्ट्री जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकती है, जो नेहरू जी के जमाने में बने वैसे कोई एक बड़े बड़े काम उन्होंने किया है। जिस देश में एक सुई नहीं बनती थी उस देश में
पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी ने रैकेट बनाकर उड़ाकर दिखाया, और बहुत से जो साइंटिफिक योजनाएं थी हमने बनाए। अब मोदी जी के जमाने में तो गालियां देने का छोड़ के दूसरा तो मैं नहीं सुना, और उसके अगर कोई छुपे हुए काम है तो मेरे को बताओ, ताकि मैं भी उसकी प्रशंसा करूंगा। लेकिन आज हम गारंटी जो भी दे रहे हैं, हम चंद स्टेट में करके दिखाए हैं। हिमाचल में करके दिखाए, कर्नाटक में करके दिखाए, तेलंगाना में करके दिखाए, जहाँ कहीं भी हमारी सरकार है, और राजस्थान में भी हमने कई नई चीजें की, वहाँ भी करके दिखाए। तो ये हम जो कहते हैं, मैं पहले ही कहा, वो हम करते हैं, और हम डरते नहीं करने के लिए। हमारा कितना भी नुकसान हो, लेकिन गरीबों के लिए हम करते रहते हैं। ये हमारा पहले से कार्यक्रम है। और मैं चंद बातें इस मौके पर, थोड़ी देर हो गई तो क्षमा चाहता हूं, मैं चंद बातें आपके सामने रखना का जरूरी समझता हूं। और आज क्या हो रहा है, विपक्षी नेताओं को जेल में बंद किया जा रहा है। चुनाव में सबको समान अवसर नहीं है, और कई मुकदमे एक के ऊपर एक, छोटी छोटी, और हमारे पार्टी के तो, हमारे पार्टी के ऊपर इतना बड़ा जुल्म किया और इतने हमारे को पेनल्टीज डाले, 3,567 करोड़ रुपए का हमारे ऊपर उन्होंने पेनल्टी डाली। क्या ये लेवल प्लेइंग ग्राउंड है? और ये हमारे ऊपर आज हो रहा, कल मीडिया के ऊपर होगा, मीडिया हाउसेस के ऊपर होगा, सबके ऊपर होगा। तो इसीलिए इसको, इस देश के डेमोक्रेसी को बचाना है, संविधान को बचाना है। इसीलिए हम सब लोग, देश के लोग एक होना चाहिए और लड़ना चाहिए। और जो ऑटोक्रेटिक मोदी साहब है, उनको हटाना चाहिए। ये मेरा आपसे विनती है। जब तक आप ये काम नहीं करेंगे, तब तक हम सिर्फ बातों से नहीं होगा। आप लोग घर घर जाके, और हमारी गारंटी कार्ड जो है, इन गारंटी कार्डों को घर घर तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता करें। जब तक आप घर घर नहीं जाएंगे, वोटर से नहीं मिलेंगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। सिर्फ स्लोगन से या मेरे भाषण से कुछ बदलाव होने वाला नहीं। बदलाव होगा तुम जनता से जब मिलेंगे, घर घर जाएंगे, महिलाओं से मिलेंगे, युवाओं से मिलेंगे, और जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, उनसे मिलके, किसानों से मिलके आप लोग काम करेंगे, तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा, ये काम हमारा आप करेंगे, और इस ऑटोक्रेटिक सरकार को हटाने के लिए आप काम करते रहेंगे। अब बीजेपी का तो ऐसा है, चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो, कॉन्ट्रैक्ट लो, पैसे दो। तो उन्होंने काम किया, और वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। अरे भाई, 25 लोग हमारे बड़े बड़े नेताओं को आपने लिया, और 25 नेताओं में 2 को तो एक पूरा एक्सोनरेट किया, और 23 लोगों को फिर उनको भी एक्सोनरेट किया। अरे शाह साहब के वॉशिंग मशीन में इतने लोग जो भी जा रहे हैं, क्लीन होके आ रहे हैं, और भ्रष्ट लोग तुम्हारे साथ हैं, बदनाम हमको कर रहे हैं। मेरे पास तो नहीं है ना, मेरे पास जब तक थे तो आपने बोला वो भ्रष्ट है, फिर आप वो क्लीन कैसा हो गए, प्रामाणिक कैसा हो गए, ठीक कैसा हो गए? तो ये खुद ही इधर डराते हैं, उधर सब चोरों को लेते हैं। तो ये मेरा कहना है। इसीलिए आप इस बात को
सोचिए। और हम सालों से गरीबों की सेवा करते हुए आए हैं, आगे भी हम करते रहेंगे। और जितने भी उन्होंने काम किया, मैं यहाँ गिनता नहीं, क्योंकि रेलवे में क्या किया, इन्फ्लेशन का क्या किया, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या किया, ये सारे अगर बोलते कहूँ तो आप भी थक जाएंगे। तो इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता। आप सबको मालूम है और हमारे पूरे इलेक्शन मैनिफेस्टो में वो चीज़ वहाँ पर है। इसीलिए आप तमाम को मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आप ऐसे वक्त जो हमको साथ दे रहे हैं, जिस वक्त लोग डर डर के चंद लोग भाग जा रहे हैं। वो डरने वाले कौन है? जो आदमी कुछ चोरी करता है वही डरता है। जो आदमी ठीक है, अपने उसूलों पे खड़ा है, उसको कोई नहीं डराता। अगर डराएगा तो भी वो उसूलों पे ठहरे हुए लोग डरेंगे नहीं। तो इसीलिए हम लोग डरने वाले नहीं। हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, डर उनमें नहीं है और डर का नाम भी नहीं है। और डर ये शब्द उनके पास नजदीक आता नहीं। वो डर सिर्फ मोदी को है, क्योंकि वो हमारे लोगों को ले लेके 400 पार बोलते फिर रहा है। अरे मणिपुर जैसे एरिया में नहीं जा सके, देश में विदेश में 14 फेरियां लगाए, देश में इलेक्शन का प्रचार सरकारी फंड से किया गया, सरकारी वैन से किया गया, लेकिन मणिपुर वो देखे नहीं। क्यों नहीं गए भाई? आपकी तो 56 इंच की छाती है, आपको डर कुछ भी नहीं है। हाँ, आप जा सकते हैं, लेकिन वहां हमारे नेता राहुल गांधी जी जा सकते हैं लोगों के साथ। आप क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपको डर है, और डरने वाला आदमी देश की भलाई कभी नहीं करता। बाय चांस आया, अब आगे लोग उसको देखेंगे और आप भी मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े होंगे। इतना ही कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूं। जय हिंद। मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से 48 पेज का मैनिफेस्टो जारी कर दिया गया है कांग्रेस पार्टी का लोकसभा चुनावों के लिए, और बड़े वादे किए गए हैं। उनकी तरफ से कहा गया, जाति जनगणना को लेकर बड़ा वादा किया गया है कि अगर उनकी सरकार बनी तो जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी, और किसानों के लिए कर्ज माफी, एमएसपी की गारंटी का वादा किया गया है। 30 लाख नौकरियों का भी वादा किया गया है, खाली पदों को भरने का वादा किया गया है। आपके सवाल जवाब होंगे और इसमें अनुशासन रखिएगा। सबसे पहले एजेंसीज को मौका दिया जाएगा, तो एएनआई सबसे पहले अपना सवाल पूछे। माइक दे दीजिएगा मीडिया के साथियों को। सर, मेरा समय सिद्धार्थ हूँ। ये पार्टी ने अपना घोषणा पत्र मेरा सवाल जारी कर दिया है। लोगों ने एक प्रॉमिस किया है अपने मैनिफेस्टो में कि जो लोग पार्टियां छोड़कर जाते हैं, चुने हुए लोग, उनके लिए आप अमेंडमेंट करेंगे, 10th शेड्यूल में डालेंगे ताकि उनकी मेंबरशिप अपने आप बर्खास्त हो जाए। क्या इस तरीके की परिस्थितियां जो आज बन रही है, खासकर आपकी पार्टी इसको देख रही है, इसको ध्यान में रखते हुए आप लोगों ने मैनिफेस्टो में इसको डाला है? You are asking about the anti-defection law, which is now in the 10th schedule. Over the years, political parties, especially defectors,
have exposed the limitations of the 10th schedule. So the 10th schedule has to be amended. Check. What is he saying? The 10th schedule is to be amended. Our position is that moment a defection takes place, he should be instantly disqualified. अगला सवाल पीटीआई। Sir, the focus of the manifesto is on the 25 guarantees that the Congress has already announced. So will this election be a fight between Congress's guarantees and Modi ki guarantee? The Congress guarantees are concrete guarantees. We have spelt out in English and Hindi and in due course in different languages what each guarantee means, what each guarantee will deliver to the people. Mr. Modi's guarantees are only in order to ensure that he is guaranteed a third-term job. Where is the guarantee? What happened to the guarantee of 2 crore jobs? What happened to the guarantee of 15 lakhs in the account of every Indian? What happened to the guarantee of doubling farmers' income? What happened to the guarantee of raising India's GDP to 5 trillion? I can offhand narrate at least 50 such promises of Mr. Modi. Mr. Modi's promises are empty promises. Our 25 guarantees are concrete guarantees. Good afternoon. I agree with what Mr. Chidambaramji said. But this election is about those who are trying to destroy the Constitution and destroy democracy in this country versus those who are trying to protect the Constitution and protect democracy in this country. We do believe that it is very important, once this fight is won, that we look after the interests of the vast majority of our people, that India is not run for 2 or 3 large conglomerates, large businesses, that it is run for the vast majority of people, that we are not a nation of monopolies, we are a nation where there is fair competition among businesses. So I think it's important to understand that this election is a fundamentally different election. I don't think democracy has been as much at risk, the Constitution has been as much at risk as it is today. In Hindi, sir. ये जो चिदम्बरम जी ने कहा उससे मैं सहमत हूं, मगर ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र को और संविधान को बचाने का चुनाव है। एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी जी जो कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं, लोकतंत्र पर आक्रमण कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस जो कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा करता है, लोकतंत्र की रक्षा करता है। तो ये चुनाव इन दोनों फोर्सेस के बीच में है। धन्यवाद। मौसमी सिंह, आज तक।
राहुल हेलो, मेरा सवाल मैडम सोनिया गांधी से है। मैम, अगर आपसे सवाल, राहुल जी, आपने ओपीएस को लेके लगातार जो है झंडा बुलंद किया है। तमाम सरकारें आपकी, उन्होंने ओपीएस का वादा किया था। चिदम्बरम साहब, यू हैड प्रॉमिस्ड ओपीएस एंड इन हिमाचल एंड राजस्थान यू इम्प्लीमेंटेड ओपीएस, but in the manifesto the OPS scheme is missing. So is there is there a introspection that it's not viable economically? Is it that? It's not missing as such. It's very much on our minds. But please remember the developments that have taken place in the last 4 months. The government has appointed a committee headed by the Finance Secretary to review the NPS and the demand for OPS and to find a way in which the objectives of OPS can be financed by a funded pension scheme. Which means the government has come around to the point of view that while the OPS delivered benefits to the pensioners, the NPS made it sustainable. Now a committee has been appointed under the Finance Secretary, and unless we तो कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। उसमें कई बड़े वादे किए गए हैं, किसानों से लेकर युवाओं तक।